जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टे हेल्दी प्रोग्राम हमारी जो सच हेल्थ कैंपेन सच न्यूज़ का जो हिस्सा है, उसमें आज फिर हम 4 बजे आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं, लाइव हैं हम लोग। और आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर पर्सनैलिटी जिनका ताल्लुक न्यूरोसर्जरी से है, न्यूरोसाइंस से है, उनसे हमने टाइम लिया। बहुत उनके मशहूर हैं, बहुत हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मसरूफ़ रूटीन में से हमें टाइम दिया है। हमारे साथ लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर नवीद अशरफ साहब। सर जो हैं प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी हैं, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, जो कि जिना हॉस्पिटल लाहौर से भी अटैच है। वहाँ पर प्रोफेसर साहब जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा प्रोफेसर साहब के बारे में बताता चलूँ कि प्रोफेसर साहब जो हैं न्यूरोवास्कुलर सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, न्यूरो ऑन्कोलॉजी और स्पाइनल सर्जरी और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के भी सर जो हैं एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ जो है न्यूरोसर्जन डॉक्टर काशिफ सुल्तान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे भी हमारी गुफ्तगू रहेगी और हम लोग आप लोगों के क्वेश्चंस के मुंतज़िर रहेंगे, जो कि आप कमेंट सेक्शंस में अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब से वो क्वेश्चन पूछेंगे। हम लोग चलेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं प्रोफेसर नवीद अशरफ और डॉक्टर काशिफ सुल्तान दोनों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका इस हवाले से भी ख़ास तौर पर मशकूर हूँ कि आपने ये प्रोग्राम जो किया है, इसकी वसातत से आज हम न्यूरो सर्जरी, जो कि एक इंतहाई मखसूस और ख़ास शोबा समझा जाता है और जिसके बारे में मालूमात उसका मैं कहूँगा कि फुकदान की हद तक कमी है, उसके बारे में हम कुछ एक पब्लिक सर्विस मैसेज अवाम की सहूलत के लिए कोई गुफ्तगू कर सकेंगे, ताकि कुछ तो जो अमूमी तौर पे गलतफहमियाँ होती हैं उनको ख़त्म किया जा सके और उनको ये बावर कराया जा सके कि उनके लिए जो सहूलियात हैं वो हुकूमत ने बेशतर जो बड़े अस्पताल हैं उनमें मुहैया कर रखी हैं, और कोई एक आध खास जगह नहीं है जहाँ पे उन सारों ने जाना है। वो जिस जगह पर भी जाएंगे उनको ये सहूलियात मुयस्सर हो सकती हैं। और जिना अस्पताल इस हवाले से जितनी तरक्की कर चुका है, वो इंतहाई पूरे तमाम तरीके से यहाँ पर आके अपने उस इलाज को जारी रख सकते हैं जिसकी उनको जरूरत है। प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया वजाहत करने का। और डेफिनेटली बिल्कुल अवेयरनेस, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन ही पर्पज़ है हमारा। जितनी ज़्यादा हम लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड बढ़ा सकें, बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो न्यूरो साइंस या न्यूरो सर्जरी की जो फील्ड है, प्रोफेसर नवीद अशरफ साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काफ़ी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस और कन्फ्यूजन्स में पाए जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब, पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करूँगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है हमने आज, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो शुरू में मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो यही है कि सर, बहुत एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जब भी न्यूरो सर्जरी की बात आती है, न्यूरो साइंस की बात आती है, तो अक्सर लोगों के जहन में ये चीज़ आती है कि जी जनाब, अगर कोई ट्रॉमा का पेशेंट, कोई एक्सीडेंट हुआ पेशेंट अगर आएगा तो उसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ शायद प्रोसीजर्स मौजूद नहीं हैं, या क्योंकि हम ये चीज़ देखते हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं केसेस। तो डॉक्टर साहब, इस पे थोड़ा-सा कमेंट कीजिएगा, क्या केयर नहीं हो रही पेशेंट्स की सही तरीके से? अगर थोड़ा-सा आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसके बैकग्राउंड के हवाले से आगे चलते हैं कि देखिए, मेडिकल के किसी भी शोबे में 2 तरह के मरीज़ होते हैं। एक वो जो कि इमरजेंसी केसेस होते हैं और एक वो जो कि कोल्ड केसेस या इलेक्टिव केसेस कहलाते हैं। और ये तमाम मरीज़ मेडिकल इमरजेंसीज़ के अंदर ही आपको मिलते हैं या ओपीडीज़ के थ्रू आते हैं।
ठीक हो गया। अब इस चीज का इतलाक न्यूरोसर्जरी के शोबे पर सबसे ज्यादा नुमाया इस हवाले से है क्योंकि मरीज एक बेहोश कंडीशन में आता है। देखिए, अगर मेडिकल का शोबा है या सर्जरी के और डिसिप्लिन हैं, तो पेट दर्द के साथ आ गया, बाजू में तकलीफ हो गई, कोई और शिकायत होगी, लेकिन वहां पे मरीज अपने होशो हवास में होता है, वो नहीं खोए होते। लेकिन न्यूरोसर्जरी का मसला ये है कि यहाँ पर अमूमी तौर पे जो इमरजेंसी है वो सर की चोटें और कुछ हद तक रीढ़ की हड्डी की चोटें। तो या तो मरीज बेहोश होगा या ये है कि मरीज मफलूज होगा। तो इस तरह से जो मरीज का एक बज़ाहिर दिखने वाला हिस्सा है वो इंतहाई शदीद होता है और उस हवाले से जो रिश्तेदार हैं वो भी यकीनी तौर पे उस वक्त इंतहाई से ज्यादा दबाव में, ज़हनी दबाव में और स्ट्रेस में होते हैं। तो ये तो इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि उस वक्त फौरी तौर पे बर वक्त इलाज का मुयस्सर आना, तशखीस का अमल उसका मुकम्मल होना और वो जो इलाज बर वक्त इलाज और बर वक्त इलाज के बाद जो आगे मुस्तकिल इलाज है उसके लिए सहूलियात का मुयस्सर। ठीक है। तो इस हवाले से लोगों में कुछ गलतफहमी भी पाई जाती है और किसी हद तक सच्चाई भी है क्योंकि हर जगह पर ये इतना महंगा है कि हर जगह पे हर अस्पताल में इसका मुहैया किया जाना मुश्किल है। लेकिन हुकूमत की तरजीहात आपको पता है कि वो बदलती रहती है और अब ये चीज भी बड़ी हद तक नुमाया हो गई है कि इन शोबों को हर अस्पताल में मुयस्सर और होना चाहिए। इस हवाले से जिला अस्पताल में जो पिछले चंद सालों में हुकूमत ने पैसे और अखराजात किए और जिस तरह से यहाँ पर शोबा न्यूरोसर्जरी डेवलप हुआ है वो उसकी मिसाल बहुत कम आपको मिलेगी इतनी जल्दी इस डेवलपमेंट की चंद सालों के अंदर, जिसमें एक सबसे अहम शोबा न्यूरोक्रिटिकल केयर का है। ये इसमें आप यूं कह लीजिए कि कुछ मेरा जाती इंटरेस्ट भी और हमारी जो टीम है वहां पर वो इसमें बहुत ज्यादा मुस्तैद और इंतहाई जाफिशानी से उसने इस पे अमल किया है, जिसकी वजह से हमने चंद ही सालों में वहां पे एक इंतहाई आला और उम्दा न्यूरोक्रिटिकल केयर का शोबा खड़ा कर दिया है। ठीक है। अब होता ये है कि जितने भी ये बेहोश मरीज आते हैं उर्फ आम में जिनको हम आईसीयू केयर कहते हैं उनकी वो दरकार होते हैं। ये हम जिनकी बात कर रहे हैं वो दिमाग की चोटों के शदीद चोटों के मरीज हैं, वरना अमूमी तौर पर जो हम दिमाग की चोट के मरीज कैटेगराइज करते हैं उनमें ज्यादातर होते हैं जिनको माइनर हेड इंजरीज कहते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर ठीक होकर चले जाते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम मॉडरेट कहते हैं और कुछ हैं जिनको हम सीवियर कहते हैं। ये मरीज हैं जिनको दाखिल करने की और मजीद इलाज की जरूरत पेश आती है और जो सीवियर हेड इंजरीज हैं उनको आईसीयू केयर तमाम जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल टीचिंग हॉस्पिटल में आईसीयू मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ न्यूरोसर्जरी के मरीज ही नहीं है, मेडिकल इमरजेंसीज हैं, सर्जरी के दीगर शोबा जाते हैं, गायनेकोलॉजी है, तो एक इंटेंसिव केयर है जिसे यूजुअली हैंडल कर रहा होता है, ये इंटेंसिविस्ट हैंडल कर रहा होता है, उसने तमाम लोड्स को लेना होता है। लेकिन न्यूरोसर्जरी के मरीज कहाँ जाएं? तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है, जिसकी वजह से हमने ये फैसला किया कि हम इस चैलेंज को टेकअप करेंगे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहला वाहिद न्यूरोसर्जिकली ड्रिवन क्रिटिकल केयर यूनिट उसको बनाई और वो अब इस लेवल पे ले गए हैं जो कि इंटरनेशनली एक है। वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो इस हद तक हमने उनको डेवलप किया है कि आज आप किसी भी हवाले से उसको दुनिया का एक बेहतरीन न्यूरोक्रिटिकल केयर यूनिट है। जबरदस्त। अच्छा सर, ये जो न्यूरो क्रिटिकल केयर यूनिट की तरफ प्रोफेसर नवीद अशरफ आपने जिक्र किया, इसके बारे में ये जिना हॉस्पिटल का एक बड़ा ही मशहूर डिपार्टमेंट है और कहा जाता है कि इसमें आपका एक स्पेशल इंटरेस्ट था। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसको और भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि न्यूरो सर्जरी के जो क्रिटिकल केयर यूनिट हैं क्या वो डिफरेंट होते हैं बाकी क्रिटिकल केयर यूनिट से? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अहम सवाल किया। आप कह लीजिए कि एक मखसूस किस्म के मरीज होते हैं जिनको मखसूस किस्म की केयर चाहिए होती है। अब वो खसूसियत क्या है? मेजॉरिटी केसेस देखिए कि यहाँ पर सर की चोट होती है और आप कहेंगे कुछ फीसद वो होते हैं जिनको रीढ़ की हड्डी की चोट ऐसी लगी है कि उनको की जरूरत है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि जिस तरह से ब्रेन हैमरेज के पेशेंट हैं, क्रिटिकल केयर की जरूरत है और फिर जो हमारे मरीज दिमाग की ऑपरेशन के बाद पूरी तौर पर वापस आते हैं उनको भी इसी क्रिटिकल केयर यूनिट में रख के पहले एक दिन 24 घंटे या 48 घंटे करने। इसका मतलब ये कि आप ब्रेन को मॉनिटर कर रहे हैं,
और ब्रेन को मॉनिटर करने के अलावा आप ब्रेन की अगर कोई प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है तो उनको ट्रीट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए स्पेशल इक्विपमेंट दरकार है, इनके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग दरकार है, और उस हवाले से हर कोई उनको हैंडल नहीं कर सकता। अब जब आपको स्पेशल ट्रेनिंग दरकार है तो कुछ जनरलाइज चीजें भी हैं, जैसे कि इन पेशेंट्स को वेंटिलेशन की जरूरत है। वेंटिलेशन तो किसी भी आईसीयू में हो रही होती है। अब अगर आपने उनकी वेंटिलेशन करनी है तो उसका मतलब है कि आपको ये वेंटिलेटर्स को चलाना आना चाहिए। तो हमारी तमाम जितनी भी वहां पर टीम थी, तो रफ्ता-रफ्ता उन्होंने ये अपना स्किल डेवलप किया। अब इंडिपेंडेंटली कंप्लीटली वो वेंटिलेटर्स हैंडल करते हैं। इसके साथ-साथ दूसरा जो अहम तीन चीज़ इसके साथ मुंसलिक होती है, इन पेशेंट्स को चेस्ट इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं, ये चेस्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका मतलब है कि आपको चेस्ट केयर की ज़रूरत है, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैंडल कर रहा है। अब पल्मोनोलॉजिस्ट ने अपने वार्ड और डिपार्टमेंट को भी देखना है, इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है आपने ये स्किल भी डेवलप करना है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन, अब ब्रेन की मॉनिटरिंग के लिए बड़ा स्पेशल इक्विपमेंट दरकार होता है, वो सिर्फ एक न्यूरोसर्जन ही हैंडल करेगा। उसमें हमारा जो डिपार्टमेंट है, वो वह डिपार्टमेंट अभी तक जो कि कॉन्टिन्यूसली ब्रेन के प्रेशर्स को मॉनिटर करता है। ये सहूलत हमारे पास मौजूद है। हमने सबसे पहले इसको इस्तेमाल करना शुरू किया मुस्तकिल बुनियाद पर। हमने इसके ऊपर बेतहाशा काम किया, यहाँ पर हमने वर्कशॉप्स करवाई। बाकी जो शोबा न्यूरोसर्जरी पूरे मुल्क में है, उनसे यहाँ पर लोग आके ट्रेन भी होते रहे और हम उसकी जगहों पे जाके इसकी ट्रेनिंग देते रहे। और अब जो एक हालिया तौर पे चीज़ इसमें ऐड होने लगी है, करीब इंशाल्लाह, वो एक ऐसी जो कि पूरे रीजन में एग्जिस्ट नहीं करती, उसको हम कहते हैं ब्रेन माइक्रोडायनामिक्स। जो मैं आपसे प्रेशर मेजरमेंट की बात कर रहा था, वो एक फिजिकल एस्पेक्ट है। दिमाग का प्रेशर कितना और हमें इसके मुताबिक अपनी किस तरह से फर्दर ट्रीटमेंट की एक्शन लेनी। लेकिन ये जो ब्रेन माइक्रोडायनामिक्स है, इससे हम और ज़्यादा एडवांस इस तरह से हो जाते हैं कि हमें केमिकल चेंजेस ब्रेन के अंदर आ रही हैं, उनके बारे में बहुत पहले, और बहुत पहले का मतलब है कि चंद घंटे पहले, ये जो ब्रेन की ट्रीटमेंट है, इसमें मिनट-मिनट अहम होता है। अगर आपको चंद घंटे पहले वो एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपको अगला स्टेप ये लेना है, तो वो मरीज़ के लिए इंतहाई करामत होता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए इंतहाई करामत होता है और आप बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। ये तो मैं आपको उन चंद लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे यहाँ हैं। अब आप देखिए, तो ये मुख्तलिफ शोबा जाते हैं, एनेस्थीसिया, इंटेंसिव केयर, पल्मोनोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, इन तमाम चीज़ों को सीखना, यकजा करना और एक जगह पर लाना, इसका नाम है क्रिटिकल केयर। और ये क्रिटिकल केयर हमने न्यूरोसर्जरी के हवाले से पहली मर्तबा ये कॉन्सेप्ट पाया कि तमाम की तमाम ऑन द स्पॉट उसी वक़्त उस मरीज़ को मुहैया हो, आपको कॉल कहीं और ना भेजनी पड़े, आपको कई घंटे इंतज़ार ना करना पड़े कि मुख्तलिफ शोबा जात के स्पेशलिस्ट आएँगे, तो तभी इलाज हो सकेगा। यहाँ पे मैं आपको एक और ख़ुसूसी तौर पे बात बताता चलूँ कि देखिए, जैसे कि एक्सपर्टीज़ होगी ना जो आपने डेवलप करनी होती है, और आपको उसके लिए कुछ तशख़ीसी मराहिल से भी गुज़रना होता है। वो तशख़ीस के हवाले से जो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, वो तमाम की तमाम हमारे अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। चाहे वो टेस्टिंग के हवाले से हो, चाहे वो एक्स-रे के हवाले से हो, और हम उसको इस लेवल पे देखेंगे कि अगर रात के 12 बजे एक मरीज़ को सांस की तकलीफ हो रही है, तो उसको ब्रोंकोस्कोपी की ज़रूरत है, जो सिर्फ एक एक्सपर्ट पल्मोनोलॉजिस्ट का फील्ड है। तो हमारा जो सीनियर रजिस्ट्रार है, वो रात के 12 बजे भी उठेगा और जदीद-तरीन ब्रोंकोस्कोप जो कि हमारे पास है, और शायद बहुत कम जगहों पर हो, वो रात के 12 बजे भी उसको करें। ज़बरदस्त। ये देखिए कि मैं आपको और तकाबल भी यहाँ पर पेश करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ, तो एक दिन का खर्चा एक क्रिटिकल केयर यूनिट का तकरीबन 1 लाख रुपया है। ये सहूलत सरकार बिल्कुल मुफ्त काम कर रही है, जो कि लोग उस तरह से एप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो ये देखिए कि कितनी बड़ी सहूलत है। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो हमारा क्रिटिकल केयर यूनिट है, जिसमें कि 8 आईसीयू बेड्स हैं और 8 ही हाई डिपेंडेंसी बेड्स हैं, वो सारे ऑक्यूपाइड हैं, सारे वेंटिलेट हो रहे हैं। तो ये सोचिए कि उसके लिए कितनी सरकार है और कितना ज़्यादा उसके लिए अखराजात चाहिए होते हैं, जो कि हुकूमत प्रोवाइड कर रही है। और आगे से ये फ्रंट लाइन सिपाही, आजकल बहुत सारे सिपाहियों का ज़िक्र हो रहा है, जो कि कोरोना के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। इन सिपाहियों को कोई नहीं याद कर रहा, जो कि मुसलसल साल हर साल से सुबह-शाम लड़ रहे हैं। और ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि देखिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके मुताबिक हमारे पास
जो डॉक्टर्स और स्टाफ होना चाहिए 50% भी नहीं, हम 50% के साथ उस 100% को अचीव कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये इन तमाम जो मेरी टीम है उसमें ये जज्बा रखा है जिसकी वजह से हम ये अचीव कर रहे हैं। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, ऑन अ लाइटर नोट थोड़ा-सा इस बहस से बाहर आते हैं, थोड़ा-सा एक जनरल सा क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाह रहा था कि बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है न्यूरोसाइंस, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी की। जब भी इसकी बात आती है, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा, तो एक थोड़ी-सी घबराहट आ जाती है और थोड़ी-सी परेशानी आ जाती है। तो आप लोग कैसे कोप करते हैं इस सारी सिचुएशन को? क्योंकि आपने खुद बताया कि ये वो डिपार्टमेंट है न्यूरो क्रिटिकल केयर यूनिट की, अगर हम बात करें, जहां पर आपको तकरीबन तमाम स्पेशलिटीज चाहिए होती हैं, और जाहिर बात है वो न्यूरोसर्जन ने ही प्रोवाइड करनी है, क्योंकि वो ही बेसिकली इमीडिएट और इनिशियल जो अटेंडेंट है वो ही उसको पेशेंट को टैकल कर रहा है। तो आप लोग खुद पर्सनली एज अ पर्सन कैसे इस एक जो एक बर्डन है और एक चैलेंज है, इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं और इसको कवर करते हैं? इसको मैं जरा एक मुख्तलिफ तरीके से आपको जवाब देना चाहूँगा। वो ये है कि जब पहले दिन न्यूरोसर्जरी का ट्रेनी कम से कम मेरे तक पहुँचता है, जब मुझसे मिलता है आके कि मैंने इस शोबे का इंतखाब किया है, तो मैं उससे ये ज़रूर पूछता हूँ कि तुमने पहले 8-10 मरतबा सोच लिया इस शोबे में आने से पहले? क्या तुमने घर वालों से बात कर ली है? कहता है जी क्यों? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आज से तुम सोचोगे न्यूरोसर्जरी, खाओगे न्यूरोसर्जरी, पियोगे न्यूरोसर्जरी, सोओगे न्यूरोसर्जरी, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। देखिए इसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से ही कुछ खुदादात आपके अंदर जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें आ जाती हैं। आपको पाकिस्तान भर में जितने भी न्यूरोसर्जन्स मिलेंगे वो ऐसे ही होंगे कि वो अपने आप को टोटली डेडिकेट कर दिया हुआ है न्यूरोसर्जरी के लिए। तो एक तो ये है अल्लाह का फज़ल होता है तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब तक आपको फैमिलीज़ की तरफ से सपोर्ट ना हासिल हो, देखिए होता यही है कि हम सब सोशली कनेक्टेड हैं। हम सब के घर में बीवी, बच्चे, माँ-बाप सब मौजूद हैं। सो उनकी सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि आप सुबह जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि आपने वापस कब आना है। शाम को, रात, तो इस वजह से आपस का हमारा मेल-मिलाप, मैं भी इस सारी स्टेज से होके यहाँ तक गुज़रा हूँ। तो जो हमारे कॉलीग्स थे उस वक़्त भी और अब भी हमारा अपना मेल-मिलाप इस तरह का होता है कि ऐसे लगता है कि यहाँ पे एक अस्पताल में फैमिली बैठी हुई है और घर जाने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी साथ थोड़ा-सा अर्ज़ कर दीजिएगा कि आपका स्पेशल इंटरेस्ट, बहुत से लोगों से हमने सुना है कि जिन्ना हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जरी के डिपार्टमेंट को ऊपर लाने में आपका एक स्पेशल इंटरेस्ट, और तकरीबन मैंने ये चीज़ नोट की है कि हर जगह पर, हर मेजर जो मदर हॉस्पिटल पाकिस्तान में है, वहाँ पर अगर कोई डिपार्टमेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसके पीछे एक किसी शख्स का हाथ ज़रूर होता है। तो आपका स्पेशल इंटरेस्ट क्यों जनरेट हुआ इसमें? क्या पेशेंट की बुरी हालत देख के, क्या कोई स्टोरी है इसमें? मैं जी अगर आपको ये बताऊँ, देखिए जो मेरा अल्मा मैटर है, जहाँ मैं ट्रेन हुआ और मैंने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 20-25 साल गुज़ारे, वो था जनरल अस्पताल। और एक बात हमेशा मेरे ज़हन में रही, जिसका मैं बहुत ज़्यादा उस पे मैं कारबंद भी रहा, कि सिर्फ़ एक जगह नहीं होनी चाहिए, जहाँ के तमाम वसाइल और ज़राए उनको फ़ोकस कर दिया जाए, उनको कॉन्संट्रेट कर दिया जाए। ठीक है। स्प्रेड आउट होना चाहिए। देखिए तरक्की तभी होती है जब आप स्प्रेड आउट हों। अब स्प्रेड आउट होके और एक जगह को डेवलप करने के लिए आपको फिर पर्सनल सैक्रिफाइस भी करनी पड़ती है। जिसका मतलब ये है कि आपको एक फिर निचली सतह से ऊपर को उठना होता है। सही है। यही मेरा वो बुनियादी मोटो है जिसकी बुनियाद पर मैंने जिन्ना हॉस्पिटल के इस डिपार्टमेंट को डेवलप करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगर आपकी नीयत उसके लिए साफ हो तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और आपको मौके भी मिलते हैं और आपको वसाइल भी मिलते हैं, और यही चीज़ मेरे साथ हुई। अस्पताल की इंतज़ामिया हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, जहाँ-जहाँ से वसाइल की ज़रूरत थी, फिर आपकी अपनी टीम, तो इन गुज़िश्ता 8-10 सालों में हम एक इंतहाई जदीद डिपार्टमेंट खड़ा करने में कामयाब हो गए। और अगली बात आपको मैं बताता चलूँ कि हमारी इस वक़्त जो ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटीज़ हैं, देखिए ऑपरेशन थिएटर अगर आपको बताऊँ, अब इसको ऑपरेशन थिएटर नहीं कहा जाता है, इसको ऑपरेशन रूम कहा जाता है। थिएटर तो उस ज़माने में कहा जाता था जिस वक़्त के देखने के लिए बहुत सारी ऊपर गैलरीज़ होती थी और सर्जन नीचे खड़ा होके ऑपरेट करता था और सिखाने का और कोई तरीका नहीं था, आज से 200 साल पहले, आज से 150 साल। जी बिल्कुल।
तमाम डॉक्टर्स और जो रेजिडेंट्स हैं वो गैलरीज में बैठ के ऊपर से देखते होते थे कि सर्जन ऑपरेशन कैसे कर रहा है। तो अब आप ये देखिए कि पेट खुला हुआ हो तो फिर भी कुछ नजर आ जाता है, तो दिमाग खुला हो तो अंदर क्या नजर आएगा। तो ट्रेनिंग कितनी महदूद होगी। तो अब इसको थिएटर तो कहते नहीं, रूम कहते हैं, लेकिन बहरहाल वो थिएटर के नाम से आज भी उस कॉलोकियल लैंग्वेज में पहचाना जाता है। तो जो थिएटर है वो एक मैदान है, और वो जो मैदान है, आपको पता है कि कोई भी मैदान हो तो उस मैदान का जो सवार है उसके हथियार जितने जदीद होंगे, जितने ताकतवर होंगे, वो अपने दुश्मन को उतनी ज्यादा सलाहियत से ज़ेर कर सकता है। तो सर्जन का जो मैदान है उसमें उसको जो हथियार चाहिए वो उसके औजार हैं, उसका इक्विपमेंट है, और उसका जो दुश्मन है वो बीमारी है जिसको वो ट्रीट कर रहा है, जिसकी वो सर्जरी कर रहा है। तो मेरा जो दुश्मन है वो तो वो ब्रेन ट्यूमर होगा, मेरा दुश्मन तो वो एन्युरिज्म होगा, मेरा दुश्मन तो वो रीढ़ की हड्डी में पाया जाने वाला, चाहे वो ट्यूमर है, चाहे वो कोई और किसी किस्म का लीजन है, वो होगा। अब उस वाले से इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ऑपरेशन थिएटर स्वीट है, एक तो उसकी इमारत, वो दुनिया की जदीद तरीन इमारत है। अच्छा। हमारे पास हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर्स इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बहुत कम जगहों पर हैं। हमारे पास जो सहूलियात हैं इस वक्त, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जो इंटरनेशनली किसी भी न्यूरोसर्जरी के थिएटर में हो सकती हैं। और इंटरनेशनली ना सिर्फ किसी न्यूरोसर्जरी के थिएटर में हो सकती हैं, बल्कि महदूद चंद थिएटर्स के अंदर पाई जाती हैं। मसलन मैं अभी आपको जिक्र कर दूं 2-3 ऐसे इक्विपमेंट्स जो पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं, सिर्फ हमारे पास जिन्ना हॉस्पिटल में है, और वो हम बड़ी कामयाबी से उनका मरीजों पर इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े अच्छे बेनिफिट्स ले रहे हैं। मसलन हमारी एक जो इक्विपमेंट हमारा एक है इंट्रा ऑपरेटिव सीटी स्कैन, ये और पाकिस्तान में किसी न्यूरोसर्जरी के शोबे में नहीं है। यानी कि ये थिएटर के अंदर एक मोबाइल स्कैनर है जो कि हम ड्यूरिंग सर्जरी इस्तेमाल करते हैं। अब हम सर्जरी शुरू करने से पहले भी पेशेंट का स्कैन कर रहे हैं और देख रहे हैं। मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि हमारा ब्रेन ट्यूमर किधर है, उसको हम नेविगेशन सिस्टम में डाल देते हैं। अब फिर उसके बाद हमने सर्जरी की और हमने रसोली को बिलफर्ज निकाला, और अब हम ये जांचना चाह रहे हैं कि क्या ये रसोली हमने इस हद तक निकाल दी कि अब हम सेटिस्फाइड हैं, तसल्ली बख्श काम हो गया। हम उसी वक्त मोबाइल स्कैनर उसके सिर पे ले आएंगे, मरीज बेहोश है वैसे ही पड़ा हुआ, उसको स्कैन करेगा, हमें दिखाएगा। अगर हमारी तसल्ली के मुताबिक काम हो गया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बकिया या बाकी माना रसोली निकालेंगे और फिर हमारे पास स्कैन की ये फैसिलिटी इस वक्त पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। हम तकरीबन गुज़श्ता 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बड़े जबरदस्त नताए जा रहे हैं और नई नई जोहतें खुलती चली जा रही हैं। मसलन कल ही हमने एक ऐसा केस किया जो कि बहुत कम रिपोर्टेड है, अभी नहीं हुआ, कि एक लड़के के दिमाग में रसोली है, यंग आदमी है, हम चाह रहे हैं उसकी तशखीस हो जाए, और हमने उसकी तशखीस के लिए ड्यूरिंग सर्जरी ही बगैर बेहोश किए हुए उसको हमने स्कैन किया, उसका ऑपरेटस लगाया जो कि जिसको हम स्टीरियोटैक्टिक ऑपरेटस कहते हैं, और साथ ही फिर हमने उसकी बायोप्सी की और मरीज आज बायोप्सी करवाने के बाद भला चंगा और हमने उसको डिस्चार्ज किया। सो देखिए कि इससे कितनी दूसरी जो बड़ी एक अहम चीज जिससे आपको मैं और मुतारिफ करवाना चाहूंगा, हमारे पास सिमुलेटर, न्यूरो सिमुलेटर, ये वाहिद न्यूरो सिमुलेटर है जो इस वक्त दुनिया में इस हिस्से में मौजूद है। 11 सिमुलेटर हैं, दिस इज द 11th सिमुलेटर आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका। ये सिमुलेटर क्या है? ये सिमुलेटर, जैसे कि आपने सुना होगा, जहाज उड़ाने की तरबियत पायलट को पहले सिमुलेटर पे दी जाती है, बिठा के उसको एक आर्टिफिशियल सिचुएशन से गुजारा जाता है। बैन की तरह ये सिमुलेटर आपको ऑपरेशन कराना सिखाता है। सो हमारे पास आज जो ट्रेनी आ रहा है उसको दिमाग खोल के मरीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। वो स्टार्ट यहाँ से ले रहा है कि वो सिमुलेटर पे खड़ा हो जाता है और वहां पे ऑपरेशन की तरबियत हासिल करनी शुरू करता है। माशाल्लाह, तो ये सहूलियात हैं जो कहीं पर भी नहीं है। तो आज आपकी वसात से कम से कम ये पैगाम तो लोगों को पहुंच भी जाएगा और उनमें कम से कम ये एक खुद एतमादी भी पैदा हो जाएगी कि हम जिस शोबे के लिए जिना अस्पताल में जा रहे हैं वहां पर हर तरह की सहूलियात भी मौजूद हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो कहते हैं कि वो जो एक जज्बा है उनकी खिदमत का, वो उस तमाम टीम में मौजूद। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने तमाम चीज़ें जो हैं वो तफ़सील से बता दी लोगों के लिए। पूरी कौम जो है, पाकिस्तानी कौम आपकी गुफ्तगू सुन रही है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हेड इंजरी होती है, कोई स्पाइनल इंजरी होती है, तो वो बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी डर के जिना हॉस्पिटल आप लोगों के डिपार्टमेंट में आ सकता है?
जी, बिल्कुल आ सकता है, और वो ये यकीन रखे, यकीन कामिल रखे कि उसको बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलत हासिल होगी और इलाज होगा। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। प्रोफ़ेसर साहब, मैं डॉक्टर काशिफ़ सुल्तान का भी व्यू पॉइंट इस पे लेना चाहूँगा कि जी, जी। जो जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि ये जो सारी फैसिलिटीज़ और बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल पे आप लोग जिन्ना हॉस्पिटल में जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर काशिफ़ सुल्तान, आप भी प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा इस पे कि आप सैटिस्फाई हैं जो कंडीशन और जो डेवलपमेंट्स और जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस न्यूरोसर्जरी के डिपार्टमेंट जिन्ना हॉस्पिटल में दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरम, थैंक यू सो मच। मैंने जैसे शुरू में आपको, जब हम लाइव नहीं थे, तो मैंने आपको कहा था जस्ट हियर टू फैसिलिटेट यू, थैंक यू। क्योंकि मेरे उस्ताद, मेरे टीचर, ही इज जी, टीचर ऑफ टीचर्स, और जी, मैं उनको जब भी सुनता हूँ तो उनके सामने बोलने की जरूरत कभी मुझे नहीं हुई। बहरहाल, जज़ाक सर ने किस तरह एक्सप्लेन किया है, ये जी, सर का ही ब्रेन चाइल्ड है, स्पेशली ये जो जी, न्यूरो क्रिटिकल केयर यूनिट है। मैं सिर्फ जी, उसमें एक चीज बताना चाहूंगा, जो सर आमतौर पे बहुत ज्यादा रस्सी फरमाते हैं और बहुत सी चीजें नहीं उस तरह बताते। सही। ये जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोसर्जिकल सोसाइटीज का एक कोर्स हुआ था पेशावर में इस साल, लास्ट ईयर, जी, जो कि आईकैन के नाम से हुआ था। उसमें पहली बार ये इंटरनेशनल लेवल पे न्यूरोसर्जन्स के सामने ये मॉड्यूल पेश किया गया था, और सर की एक रेजिडेंट ने उसको वहाँ प्रेजेंट किया था। सही। पूरी दुनिया से न्यूरोसर्जन्स आए हुए थे, अमेरिकन भी और बाकी वेस्ट के भी, यूरोप के भी। वो जी, सारे इस मॉड्यूल को देख के बड़े हैरान हुए थे, और ठीक है। उन्होंने उसके बाद सर को प्रोग्राम के बाद चाय पे आके सर से मिलते रहे वो न्यूरोसर्जन हमारे सामने, और सबने यही कहा था कि जी काइंडली आप वहां आके भी ये प्रेजेंट करके जाएं। तो इट्स अ ज़बरदस्त। ग्रेट ऑनर फॉर अस कि हमारे यहाँ प्रोफेसर विक्टर साहब जैसे लेजेंड्स मौजूद हैं, जो कि जी, ऐसा काम कर रहे हैं जो बाकी दुनिया को भी हैरत में डाल देता है। और बिल्कुल इंशाल्लाह ये मॉड्यूल सर का पूरी दुनिया में प्रेजेंट होगा, और सही। सर के स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हमेशा सर के इन किए हुए कामों को आगे लेके जाएंगे। और बाकी मैं टेक्निकली तो इस पे कोई बात नहीं कर सकता। द जी। ग्रेट प्रोफेसर इज सिटिंग विद अस, और हमें जितना भी टाइम हो उन्हीं से सुनना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर काशिफ़ सुल्तान, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने भी टाइम दिया। प्रोफ़ेसर नवीद अशरफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग, आई नो कि आप लोग की बड़ी एक टफ रूटीन चल रही होती है। आप लोग इससे पहले भी 3 घंटे की एक मीटिंग से निकल के आए। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने टाइम थैंक यू। दिया हमारे लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग बहुत अस। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी प्रोफ़ेसर नवीद अशरफ की, और डॉक्टर काशिफ़ सुल्तान दोनों हमें ज्वाइन कर रहे थे लाहौर से, जिन्ना हॉस्पिटल से, और उन्होंने जो सर्जरी का डिपार्टमेंट है जिन्ना हॉस्पिटल का, उसके बारे में भी बताया, और जो ट्रॉमा, स्पाइनल इंजरीज़, हेड इंजरीज़ की जो ट्रीटमेंट की जा रही है वहाँ पर वर्ल्ड क्लास लेवल की, उसके बारे में बताया। होप आज के प्रोग्राम आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।